नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको सांख्यिकी क्या है, उसकी उपयोगिता अनुसंधान में क्यों है, ये उस वीडियो में हमने चर्चा की थी। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो गुणात्मक आधार पर हमारे सामाजिक अनुसंधान में कलेक्ट होते हैं। फिर हम उनको संख्या में सांख्यिकी आधार पर उनका एनालिसिस करते हैं, टेबुलेशन बनाते हैं और फिर हम उसको संख्या में नंबरों में उनका एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सांख्यिकी जब जो हम एनालिसिस करते हैं वो किस प्रकार से हम उसको करते हैं, उसके सांख्यिकी के प्रकार क्या हैं, उसका औसत जो हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, वो क्या कहलाता है सांख्यिकी में। अनुसंधान में सांख्यिकी किस प्रकार से प्रयोग में आती है और वो कितने प्रकार की मेथड है जिसकी वजह से हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। हम देखें, इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहा जाता है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम कई बार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, उसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से आपको जो हम आंकड़े संकलित करते हैं उनको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, क्या क्या कौन सी मेथड्स कौन यूज़ करते हैं, उसको हम एवरेज के नाम से, सांख्यिकी एवरेज के औसत के नाम से भी जानते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो हम जैसे देखें कि सामाजिक अनुसंधान में जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं वो एक तरह से कच्चे माल की तरह होता है। मतलब हम केवल अब रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया, जैसे हम मकान बनाते हैं, है ना, तो हमने ईंटें भी मंगा ली, पत्थर भी मंगा लिए, सीमेंट भी मंगा लिए, है ना, सब कुछ मंगा लिया। वो केवल एक ढेर मात्रा हमने लगा के रख दिया। अब हम जब तक उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे और फिर उसके बाद हम उनकी देखते हैं कि कहाँ पर कितनी संख्या में क्या चीज़ है और उसको कहाँ कहाँ हमें लगाना है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम अलग अलग उसको लगाते हैं, तो जैसे हमने सारणियाँ बनाई थी, तो सारणियों में हमने यही काम किया था कि उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दी। जैसे हम देखें मकान के लिए जब ईंट का अलग हमने ढेर लगा दिया, पत्थरों को अलग लगा दिया, सीमेंट की बोरियाँ अलग लगा दी, है ना, जो जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ी, मार्बल अलग लग गया। तो इस तरह से एक बार हमने जो भी हमारी सामग्री थी उनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कैटेगराइज कर दिया। तो हमने टेबुलेशन में, सारणी में यही काम किया। अब उसको हम एनालिसिस करेंगे संख्या में, कितनी बोरियां आई है, कितनी बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कम हो रहा है, तो इसको हम सांख्यिकी के आधार पर एनालिसिस करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के आधार पर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो जो भी जो संकलित तथ्य होते हैं वो एक कच्चे माल की तरह होते हैं और निष्कर्ष निकालने के लिए इनको हमें क्रमबद्ध और सूक्ष्म रूप प्रदान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल, सूचनाएं होती है ना। और ये सूचनाएं हमें सामाजिक अनुसंधान में क्वालिटी वाइज आंकड़े हमें मिलते हैं, क्वालिटेटिव आंकड़े मिलते हैं जिसको हमें क्वांटिटेटिव आंकड़ों में परिवर्तित करना होता है। गुणात्मक आंकड़ों को गणनात्मक आंकड़ों में हम उसको परिवर्तित करते हैं और फिर इनको श्रेणियों और सारणियों में हम क्रमबद्ध रूप से क्रमबद्ध करने के बाद, जैसे हम सारणियों में हमने आपने देखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे कि किस तरह से हम जो हमारे सूचनाओं को सारणियों में डालते हैं और उसके बाद हम तमाम सांख्यिकी विधियों को जो ज़रूरत होती है उसको यूज़ करते हुए हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो माध्य प्रवृत्तियों के माध्य या सांख्यिकी औसत, है ना, इसको सांख्यिकी औसत भी कहते हैं, जो सांख्यिकी विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें आंकड़ों के औसत के मूल्यों का पता चलता है। यानी जब भी हम किसी सूचनाओं का या किसी भी चीज़ का हम जब निष्कर्ष निकालते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। यानी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब हम एनालिसिस करने के दौरान हम क्या करते हैं कि जब हम उस चीज़ का, उस विशेषता का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम एक एक चीज़ को नहीं देखेंगे। मान लीजिए हमने एक कॉलेज के एक ईयर के बच्चों का हमने अध्ययन किया और हम अगर आयु देखें कि कितने से कितने वर्ग आयु के बच्चे स्टूडेंट वहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अब हम एक एक की आयु को तो बार बार हम नहीं देखेंगे और उसको एक निकालना हमें
कैसे हम उसको एनालिसिस करें, तो हम क्या करते हैं, फिर उनको एक पूरी एक टेबल में उसको सारणी बना लेते हैं। ये इतनी उम्र से इतनी उम्र के, इतनी उम्र से इतनी उम्र के बच्चे हैं, और फिर उनका हम जो ये सांख्यिकी विधि है, औसत है, उसका हम एवरेज निकालते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो है 20 से 22 वर्ष का जो एवरेज है, इस एवरेज के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉलेज में जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं 17-18 जो भी एज होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 25-26 साल के बच्चे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक के बच्चे इसमें हैं, और ये एवरेज निकल के आएगा। अगर हम उनका आईक्यू लेवल देखें तो उसको भी हम अंकों में कि इतना एवरेज है इस ग्रुप का, या इस समूह का, या इस ईयर के बच्चों का इतना आईक्यू लेवल है, औसत इतना है। हम हर चीज़ का, शिक्षा का औसत भी हम निकालते हैं कि, या मार्क्स बच्चों ने सोशलॉजी में मार्क्स कितने प्राप्त किए फर्स्ट ईयर के बच्चों में या सेकेंड ईयर के बच्चों ने, या ए सेक्शन के बच्चों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए पेपर में, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में। तो हम क्या करेंगे कि हर बच्चों के मार्क्स लेके और फिर उनका टैबुलेशन में उनको डालेंगे, और फिर उसका मैथमेटिकली यानी अंकों के आधार पर हम उसको एनालिसिस करेंगे, तो एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज से हम जैसे दो क्लास ए और बी, दो सेक्शन को हमने अगर ले लिया, दोनों के मार्क्स हमने देखे, दोनों का एवरेज निकाल लिया, तो उसको हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इस क्लास के बच्चे का एवरेज यानी ये बच्चे ज़्यादा अंक प्राप्त करें और इन बच्चों ने कम अंक प्राप्त करें। तो इस तरह से ये केंद्रीय प्रवृत्ति में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और जो टेबुलेशन हमने बनाई है उसका हम एवरेज निकालते हैं अलग अलग मेथड से। ये कितने प्रकार की मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं कि जो हमारे आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जो कि गुणात्मक आधार पे थे, हम उनको सारणियों में श्रेणीबद्ध करके, सारणियों में क्रमबद्ध करने के बाद हम उनको सांख्यिकी विधियों के द्वारा एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, और वो औसत पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो माध्य प्रवृत्ति के माप का उद्देश्य क्या है कि जो औसत मूल्य का पता जो हम लगाते हैं, वो उसके इर्द गिर्द आंकड़े, सारे आंकड़े उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, और वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम देखें कि एक अच्छे माध्य की विशेषता क्या है ना। तो एक अच्छा माध्य, मीन एवरेज किसको कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व। सबसे पहली विशेषता कि प्रतिनिधित्व, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे जितने भी जैसे मान लीजिए कि पूरे जितने भी छात्र हैं, 50 छात्र एक सेक्शन में या 100 छात्र या स्टूडेंट एक सेक्शन में है, तो वो जो बीच का जो एवरेज निकल के आएगा वो पूरे छात्रों को, पूरे प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक श्रेष्ठ माध्य वह है कि जो उस श्रेणी अथवा समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो जिससे वह लिया गया हो, है ना। दूसरा है निश्चितता, यानी एक जो श्रेष्ठ माध्य है वो सदैव एक निश्चित संख्या में होना चाहिए, ताकि उसको हम भली प्रकार से समझ सकें, उसको एनालिसिस कर सकें, उसके बारे में हम आसानी से आगे पीछे वालों का पता लगा सकें। सरलता, एक श्रेष्ठ माध्य को निश्चितता, स्पष्ट होने के साथ साथ सरल होना चाहिए, यानी जिसे हम सरलतापूर्वक निकाल सकें। व्यावहारिकता, यानी इस एक श्रेष्ठ माध्य व्यवहारिक होना चाहिए, यानी इसमें केवल मूल परिवर्तन को ही प्रदर्शित करना चाहिए, न कि आकस्मिक, यानी अचानक उसमें कुछ ग्रुप में या कुछ परिवर्तन आ गया या तो उसमें ज़्यादा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो व्यवहारिक होना चाहिए। पदमाला के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, यानी माध्य जो निकाला गया है वो पदमाला किसको कहा गया है, जो हमने सारणियों में सारे पदों को रखा गया है, यानी प्राप्तांक रख रहे हैं हम, मार्क्स रख रहे हैं, तो वो सारे मार्क्स उसके अंदर आने चाहिए, तो वो सभी का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। तो पदमाला के सभी पदों पर वो मीन आधारित होना चाहिए। और फिर हम देखें कि निदर्शनों से कम प्रभावित होना चाहिए, यानी जो हम निदर्शन लेते हैं अगर उनमें थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, उतार चढ़ाव आता है, तो उसका इसके ऊपर प्रभाव कम से कम होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए। तो ऐसा माध्य हो कि जिसमें थोड़ा भी चेंज, थोड़ा ऊपर नीचे निदर्शन में आता है, तो सैंपल में आता है, तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक श्रेष्ठ माध्य
सीमांत पदों का समुचित महत्व होना चाहिए। उसमें समूह की सभी विशेषताओं को वो स्पष्ट करना चाहिए ताकि वो एवरेज हम उस आसानी से निकाल सकें। और ये माध्य ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम अंकगणित और बीजगणित की सभी विधियों द्वारा सुगमता से निकाले जाने का गुण भी इसमें होना चाहिए। तो एक अच्छा माध्य किसको कहते हैं कि सबसे मेन चीज़ क्या है एवरेज की, एवरेज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम जब एवरेज निकाल रहे हैं तो वो जो अंक जो भी निकल के आएगा वो पूरे समूह की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करेगा। यानी वो ऐसा अंक है जिसमें ऊपर और नीचे वालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिले, सभी का वो प्रतिनिधित्व करे। तो इस तरह से हम देखें कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम कई विधियों से उसका एनालिसिस करते हैं। जो आंकड़े हमने सारणियों में प्रदर्शित किए हैं उन सारणियों को जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये सांख्यिकी माध्य के कई प्रकार होते हैं। स्टैटिकल एवरेज के जो हम टाइप्स है वो हम देखें कि कई प्रकार से हम इसको होते हैं ये एवरेज। जैसे कि हम पढ़ें कि आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण में अनेक प्रकार के माध्यों का प्रयोग किया जाता है। माध्यों के क्रम में दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम क्रम के माध्य है ना, जिसको हम कहते हैं एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिसका निर्धारण प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यानी जो हम प्राइमरी डाटा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो प्राथमिक आंकड़े के आधार पर जिसका निर्धारण किया जाता है। और द्वितीयक क्रम के माध्य एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, जिसमें उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, सेकेंडरी डाटा है, प्राइमरी डाटा है ना। तो इस तरह से उसके जो एवरेज जो कहलाता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर है ना। तो हम देखें कि माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठ यानी मीन, मीडियन और मोड इत्यादि पहली श्रेणी के तथा चल माध्य और प्रगामी माध्य दूसरी श्रेणी के उदाहरण हैं। यानी ये जो मीन, मीडियन और मोड जो है, मध्य, मध्यिका, भूयिष्ठ, ये प्रथम क्रम के माध्य हैं। और जो हम देखें चल माध्य और दूसरे प्रगामी माध्य और बाकी दूसरे भी माध्य जो सेकेंड उसके ऑर्डर के माध्य हैं। तो हम देखें कि इसमें सांख्यिकी में कई प्रकार के माध्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनके नाम हम देखें, साधारण माध्य है ना, सिंपल एवरेज, भारित माध्य, वेटेड एवरेज, गुणोत्तर, ज्योमेट्रिक मीन माध्य। आगे हम देखें हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज, चल माध्य, मूविंग एवरेज, समाष्टिक माध्य, समीकरण माध्य, मध्यिका, समीकरण माध्य यानी क्वाड्रेटिक मीन, मध्यिका, मीडियन, भूयिष्ठ, मोड। जब हम देखें कि इतने सारे माध्य जो हैं उसमें से केवल हम सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से हम जो प्रथम श्रेणी के जो माध्य हैं, 3 माध्यों को हम काम में लेते हैं, जिसका नाम है अंकगणितीय या समांतर माध्य यानी मीन, मध्यिका, मोड, मीडियन और भूयिष्ठ, मोड। यानी आप हमारे जो अनुसंधान में हम जो एवरेज यूज़ करते हैं, हम जो अपना रिसर्च करते हैं उसमें जो टेबुलेशन बनाते हैं, उसके बाद हम जो एनालिसिस सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं उसमें हम 3 माध्य का प्रयोग करते हैं। पहला माध्य, मध्यक भी बोलते हैं उसको, माध्य, मीन, मध्यिका, मीडियन और भूयिष्ठ यानी मोड। तो इस तरह से आपको भी केवल ये 3 प्रकार ही पढ़ना है। और जो आपको मैथमेटिकल जो आपका आएगा जो क्वेश्चंस, उसमें भी आपको ये 3 ही प्रकार के मीन, मीडियन और मोड का ही आपको वो देना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यही आपको 3 पढ़ने हैं क्योंकि अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधान में हम 3 ही माध्य का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप से सारणियों में हम लगाते हैं। सारणियों के बाद जब हम उसका सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं तो जो गुणात्मक जो डाटा है उसको हम गणनात्मक उसमें कन्वर्ट करते हैं और नंबरों के आधार पर, अंकगणित के आधार पर हम उसको
एवरेज निकालते हैं, और ये एवरेज कई प्रकार के होते हैं और आपको केवल 3 एवरेज पढ़ने हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों क्या है मैं अलग अलग वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।